हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 61 क्वेश्चन तक कर लिया था। उसके आगे को क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। फिर उसके बाद हमारा पहला चैप्टर राज्य की परिभाषा एवं उसके तत्व जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राज्य हूँ, ये कथन है लुई 14 का। कथन और विचारक, मैं राज्य हूँ, लुई 14वें ने कहा था। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तू का स्टेटमेंट है। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तू। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, FWG हीगल ने कहा था। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, तो ये प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया, तो अरस्तू ने किया था सबसे पहले। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण। तो इसमें अगर हम डिटेल में जाएं थोड़ा सा, तो इसमें एक व्यक्ति का शासन जो है वो राजतंत्र कहलाता है सामान्य रूप में, और विकृत रूप में क्या होता है आज के टाइम में, या विकृत रूप जिसे कह सकते हैं, तो आतताई तंत्र। नाम याद रखिएगा, आतताई तंत्र। तो राजतंत्र आज का विकृत रूप क्या हो गया? आतताई तंत्र। और कुलीन तंत्र का सामान्य रूप कुलीन तंत्र है, विकृत रूप उसका वर्ग तंत्र है। सामान्य रूप में मध्य वर्ग तंत्र का विकृत रूप जनतंत्र है। तो ये याद रखिएगा। तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तू ने ही दिया था। तो अरस्तू शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया था। तो शासकों की संख्या कैसे हो गई? तो एक व्यक्ति का शासन तो राजतंत्र है, कुछ व्यक्तियों का शासन तो कुलीन तंत्र है, बहुत से व्यक्तियों का शासन तो वो मध्य वर्ग तंत्र है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यों का वर्गीकरण भी सबसे पहले अरस्तू ने ही किया। राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तू ने किया। अगला क्वेश्चन है, अरस्तू ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकार का वर्गीकरण किया। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुशता को अरस्तू ने सरकार का विकृत रूप माना है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र को अरस्तू जो है सरकार का विकृत रूप मानते हैं। अब उन्होंने ही शासकों की संख्या और सामान्य रूप और विकृत रूप, जो मैं पहले बता रहा था वो अगले क्वेश्चन में है, यही बता रहा था कि एक व्यक्ति का शासन जो है वो राजतंत्र हो गया, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, और बहुत से व्यक्तियों का शासन तो मध्य तंत्र, और विकृत रूप जो है वो आतताई तंत्र है, वर्ग तंत्र है, जनतंत्र है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अरस्तू ने राज्यों एवं संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो अरस्तू ने शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया है। अरस्तू यहाँ पे क्या कहता है कि अरस्तू ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता, यानी कि राज्य का उद्देश्य कितना सार्वजनिक हित के आधार पर किया गया है, इस पर डिपेंड करता है। और अरस्तू ने प्लेटो जो स्टेट्समैन है उनकी किताब, उसमें नए राज्यों के वर्गीकरण को आधार बनाया है इन सभी चीज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। राज्य नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था है, ये भी अरस्तू का ही मानना था। तो अरस्तू के यहाँ पे दो कोटेशन हो गए। अरस्तू क्या मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व विकास एवं परिणाम है, और दूसरा वो क्या मानते हैं कि राज्य नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था है। उनकी फेमस किताब है पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों अरस्तू ने लिखी हैं और दोनों ही ये पॉलिटिकल ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तू के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ये भी अरस्तू ने ही कहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं ही राज्य हूँ, ये लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ये लुई 14वें का स्टेटमेंट था। और फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें, उन्होंने ये कहा था कि मैं राज्य हूँ। और प्राचीन काल में यानी बहुत पुराने टाइम में राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग जो है वो एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। चाहे राज्य कह लो या सरकार कह लो, बात एक ही थी। लेकिन यूरोप में जब निरंकुशता का शासन आया तो
अनियंत्रित सत्ता जो है वो न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में मतभेद हो गया, यानी कि किस में मतभेद हो गया, राज्य और सरकार में। तो उसको नियंत्रित करने के लिए और इसी प्रवृत्ति के हिसाब से इटली के मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर, ये दोनों निरंकुश शासन की विशेषताएं थीं, यानी कि ये दोनों शासन वहीं मिलते थे। मैं ही राज्य हूँ, तो लुई 14वें ने कहा था। ये कथन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। राज्य के 4 आवश्यक तत्व, तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, तत्व हैं, सॉरी। तो जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है, ये 4 चीज़ हैं, तो राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। तो ये स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन का कहना था कि राज्य जो है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। मतलब ये हुआ कि ग्रीन के अनुसार राज्य अच्छे कार्य के जीवन के बाधाओं में मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ क्या है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है, कि जीवन को कितना अच्छा बनाया जा सकता है। और राज्य का अपने आप में ही अंत नहीं है, बहुत विस्तृत इसका स्वरूप है राज्य का। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। ये आदर्शवादी विचारक थे ग्रीन, उन्होंने कहा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पता चला कि टी.एच. ग्रीन कैसे विचारक थे, तो आदर्शवादी विचारक थे, और उनका मानना था कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि राज्य एक ऐसी राज्य किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बना हो। यह सामान्य इच्छा से व्यक्त किया जाता है, यानी कि सामान्य भले हेतु जो कार्यशील हो। तो टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश दार्शनिक और विचारक थे, उनका ऐसा मानना था कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए, या राज्य के आधार का निर्माण जो है वो सदिच्छा होना चाहिए, शक्ति नहीं। शक्ति से राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत, ये भी ग्रीन ने दिया। संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, ये भी ग्रीन ने कहा। तो ये देख रहे हैं आप, लगातार केवल फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट पे हैं, उन्होंने कोटेशंस क्या कहीं उस पे बेस है, या उनकी किताबों से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे थिंकर और थॉट्स में। तो ये आप तैयार रहिए, इन सबको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन पे। आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक हैं। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। अब ये इतना बड़ा कथन है जिसमें बहुत से अपने विद्वानों ने जो है अपने अपने मत प्रस्तुत किए और उनकी सामान्य सहमति थी कि नहीं, आदर्शवादी विचार के रूप में सामान्य समर्थन यही है कि आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं और व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। तो कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके आदि और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो इसी अवधारणा को मानते हैं और इसी पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये मैटलैंड ने कहा था। उनका कहना था कि राजनीति शास्त्र जो है वो प्राकृतिक रूप से राजनीतिक विचारों में बहुत से मतभेद उत्पन्न करती है। जैसे कि अरस्तु क्या है कि वो राजनीति शास्त्र को ही सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। बोधा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, ये सारे जो हैं ये अरस्तु के समर्थक थे। अरस्तु के समर्थक से मेरा मतलब है कि राजनीति शास्त्र को ही सर्वोच्च विज्ञान ये भी मानते थे, बोधा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, लास्की। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कुछ और विचारक हुए जैसे मैटलैंड, बकल, काम्टे, बर्क, ये सारे जो हैं इसी संदर्भ में मैटलैंड ने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये उनका मानना था। इसी में आगे जाएंगे और विचारकों को पढ़ेंगे तो बकल ने क्या कहा कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर,
राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं से भी पिछड़ी हुई कला है। ये बकल का मानना था। और बर्ग कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र की विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, यानी कि सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ये बर्ग का कहना था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं, शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये मैटलैंड ने कहा था। और ये GIC प्रवक्ता और DSSB जो हमारा होता है, दिल्ली स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT TGT, एक हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यह कलाओं से भी बहुत पिछड़ी हुई कला है, बकल ने कहा। ये मैंने आपको बता दिया। और उनसे रिलेटेड क्या क्या उनसे समर्थक थे, जैसे मैटलैंड, काम्टे, बर्ग आदि राजनीतिज्ञ जितने भी थे, ये राजनीति को विज्ञान नहीं मानते थे, पहले ही बता चुका मैं आपको। इसके अलावा बोधा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, अरस्तु, लास्की, ये सब जो है राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। मनुष्य के व्यवहार के प्रमुख 3 स्रोत हैं, एक तो उसकी इच्छा, दूसरी भावना और तीसरा ज्ञान। ये मैंने यहाँ पे या करके इसलिए लिखा है कि ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया। तो एक में इच्छा और भावना और ज्ञान लेके दिया, दूसरे में उसने क्या किया कि तृष्णा, मनोवेग और विवेक, इन 3 को ऑप्शन बनाया। तो आप इसीलिए इन दोनों को याद रखिएगा, इच्छा या तृष्णा एक ही है, भावना या मनोवेग तीसरा है, ज्ञान या विवेक। आगे बढ़ते हैं। और आदर्श राज्य की जनसंख्या, ये तो बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बार आपकी नज़रों के सामने से गुजरा होगा। तो 5040 है ना, 50-40 ये आदर्श राज्य की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, वुड्रो विल्सन के अनुसार श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। वुड्रो विल्सन, अब राज्य का ऐच्छिक कार्य से क्या मतलब है कि वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था को अच्छे से रखना और वहाँ के शासन को अच्छे से सुचालित करना, ये सब राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है और ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। तो यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। ये गार्नर ने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो विकास के क्रम से हुई है, जिसमें दैवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत, ये सब अस्तित्व में आए जब राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की गई। तो ध्यान रखिएगा, मैं क्रम से बता रहा हूँ, दैवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत और मातृक सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो हैं राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं और ये आधार हैं उन सब के। तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही है कि विकास के क्रम के चरण हैं ये। और विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में गार्नर ने यही कहा था कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल और ना ही उसके प्रस्ताव या समझौतों की कृति है और न परिवार का विस्तृत रूप, यह क्रमिक विकास है। ये गार्नर का मानना था। आई थिंक समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 83 नंबर का क्वेश्चन है, मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। आगे बोलते हैं कि मैकाइवर सेवा धर्मी राज्य का समर्थक था। जब तक आधुनिक राज्य का लोकतंत्रीय व्यवस्था का अक्षुण्ण रखा जाएगा, यानी उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तब तक पूंजीवादी व्यवस्था से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैकाइवर आगे चलते हैं, अपने मॉडर्न स्टेट किताब में उन्होंने क्या लिखा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विल्सन ने क्या कहा। विल्सन कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग
राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। विल्सन की परिभाषा राज्य के लिए क्या है कि राज्य एक निश्चित भूभाग है जिसमें जनता के द्वारा कानून की स्थापना की जाती है और संगठित रूप में एक समूह होता है। ये विल्सन का मानना था। इसी राज्य के एक निश्चित भूभाग के संदर्भ में एक अन्य जो राजनीतिज्ञ हैं ब्लंट्सली, उन्होंने क्या कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाला राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। विल्सन कहते हैं कि एक निश्चित भूभाग है जिसमें जनता द्वारा कानून की स्थापना और संगठित समूह का नाम है राज्य, और ब्लंट्सली कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर का, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। ये अरस्तु कहते हैं। अरस्तु का मानना था कि जो है राज्य परिवार और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। इसका मतलब क्या हो कि आत्मनिर्भर जीवन का मतलब यह है कि राज्य या राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य जो है वो उच्चतम आदेशों की प्राप्ति करना है। ठीक है, और इसी में और प्लेटो ने भी कहा है कि प्लेटो क्या मानता है कि राज्य का एक ऐसा समुदाय है राज्य जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। प्लेटो ये मानते हैं। और राजनीति का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान से माना गया है, आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य एक परिवार का विस्तृत रूप है, अरस्तु ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो अरस्तु का राज्य आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ये सेबाइन ने कहा था। ध्यान रखिएगा, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समुदाय राज्य को, एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समुदाय ये राज्य को कहा था, लासवेल ने कहा था कि ये एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह है राज्य, ये लासवेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ये लासवेल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये हीगल ने कहा था। हीगल कहते हैं कि राज्य एक संसार है जिसमें आत्मा अपने लिए बनाती है। मतलब कि हीगल, प्लेटो, फालेट, ग्रीन जैसे जो दार्शनिक थे उन्होंने माना था कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। फिर उसमें हीगल क्या मानते हैं कि राज्य एक संसार है जिसमें आत्मा के लिए बनी है, और उन्होंने इसका वर्णन जो है अपनी किताब न्यू स्टेट में किया हुआ है। अपनी न्यू स्टेट जो है MP फालेट की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य है, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य है। और इनका जो फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ये हीगल की जो बुक है उसमें कहा है कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे, ये कल्याणकारी राज्य की परिभाषा है। कि एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे। इसमें डेविड मार्श ने अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में कहा है कि कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कि अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार, अशक्तता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार तथा सामुदायिक आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। चलिए आज का यहीं ख़त्म करते हैं। 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, और अगला एक वीडियो आएगा जिसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 120 क्वेश्चंस के आसपास हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।